चलो जी, एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रो पार्ट रहेगा ये। हाँ अच्छा सुनो, अब हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने किया क्या था कि दो इक्वेशंस थी, लीनियर इक्वेशंस थी, उनको सॉल्व करना सीखा था यूजिंग ग्राफ। अब यार हुआ क्या, जब लोगों ने ग्राफ बनाए तो उसमें इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन थे, किसी का आंसर √2 भी था, किसी का √3 भी था, तो ऐसे ग्राफ में √2 को दिखाना या 49/32 आंसर आ गया, उसको ग्राफ में दिखाने बड़ी दिक्कत हो रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी। उनका यार अब क्या करें, हमेशा ग्राफ पे नहीं ना, तो अब ऐसा करते हैं ग्राफिकली मेथड को हटा के एक ऐसा मेथड लेके आते हैं जिससे क्या है कि झंझट खत्म ग्राफ की। तो इस मेथड का नाम क्या है, एल्जेब्रिक मेथड भी बोल देते हैं, मतलब एल्जेब्रा का यूज़ करते हैं वेरिएबल्स का। तो सबसे पहले है सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, आजकल हम लोग IPL देखते हैं कि ये प्लेयर उसकी जगह सब्स्टिट्यूट है, मतलब किसी को चोट लग गई मान लो, उसको हटाया और दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसे हटा के उसकी जगह रख दिया। क्या सेम कंडीशन यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम कुछ इक्वेशंस लेते हैं। जैसे एक हमने लिया, एक इक्वेशन ये ले ली मैंने, और एक ले लिया मैंने ये ले लिया, ठीक है। ये दो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं इन 2 वेरिएबल, x और y वेरिएबल है। लीनियर क्यों है, क्योंकि x और y की पावर क्या है। अब कह रहे भैया सॉल्व करो। सॉल्व करने का मीनिंग क्या है चाहत, इसमें सॉल्व करने का मीनिंग ये कि x और y की ऐसी वैल्यू बताओ भैया कि जो यहाँ पे पुट करें तो 4 आ जाए, यहाँ पे पुट करें तो 7 आ जाए। अब आप अगर चाहते हो 100 मार्क्स लाना, तो मैं हर बार बच्चों को ये बात बताता हूँ, क्या एक क्वेश्चन ऐसा हर साल आता है। 2 मेथड है, या तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। तो कोई एक आएगा, बड़ा शांत बैठ जाए एकदम, आकाश शांत कराए सबको, शांत हुआ, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट सॉल्व करने से पहले कि चेक कर लो एक बार इनके कितने सॉल्यूशन होंगे। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं A1/A2 क्या होगा, तो A1 क्या होता है, जो x के आगे लिखा होता है पहले इक्वेशन, क्या है ये 2, और दूसरे में x के आगे क्या 1, तो A1/A2 2/1 आया, ठीक है। B1/B2 कितना आया जी, इससे आगे -3, उसके आगे -3, कैंसिल होके कितना आया जी 1। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं। तो A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो आप उनको बताओ कि यूनिक सॉल्यूशन है यस के। अब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व ये लाइन आप लिख के आएंगे उनको, ये अब ऐसा मैं कर क्यों ना, पहले ये समझो। बहुत सी इक्वेशंस ऐसी होती हैं कि जिनको आपने सॉल्व किया, पूरी मेहनत की, और एंड में आके पता लगा कि x से x कट गया, y से y कट गया, कुछ भी मिला ही नहीं, तो इसका नो सॉल्यूशन होगा। इसीलिए पहले से ही कर लो चेक। अगर इसका नो सॉल्यूशन होता तो हमको 3 नंबर 3 लाइन के अंदर मिल जाते। अगर A1/A2 B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता तो इसके नो सॉल्यूशन होते, तो देयर इज़ नो एनी नीड टू सॉल्व फर्दर। आगे हमको सॉल्व भी नहीं करना पड़ता, चेक कर लेते हैं। क्या मैं समझा पाया ना कि हम लोग चेक करते क्यों हैं, क्लियर ना जी। चलो अब सॉल्व करेंगे। तो अब सॉल्व करने का देखो भैया, एक इक्वेशन हमारे पास ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। कोई सी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करो, बताओ कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट या सेकेंड। सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन जब हमने सिलेक्ट किया है तो इसमें x वेरिएबल को एक तरफ करो या फिर y वेरिएबल को एक तरफ, जो आपको अच्छा लगे। तो मैं x को करूं या y को करूं, y। अब तुमने y बोला, मैं y से करके दिखा दूंगा, बट x सेपरेट करना बहुत सिंपल हो जाता। x इधर है, y इस तरफ चला गया, y, लेकिन आपने y बोला तो y से करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, चिंता मत करो। अब देखो y को एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, क्लियर है। तो x को यहीं पे रखा, ये 7 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और -3y उधर गया तो क्या जमगा, क्लियर है। थोड़ा होता है समझ में, 7 को इस तरफ लेके आए माइनस का, -3y उस तरफ गया तो प्लस का, गॉट इट। चलो मैंने बोला था y को सेपरेट करना है, तो लेकिन इसके साथ क्या 3y, तो 3 को भी हटाना पड़ेगा। तो ऐसे मत हटा देना, लो सर हटा दिया, ऐसे नहीं। 3 का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या होगा, और दोनों में होगा डिवाइड, तो x -7/3, ये क्या आ गया y की वैल्यू, क्लियर है। हमने सेकंड इक्वेशन सिलेक्ट किया, उसमें से आपने बोला कि सर y को सेपरेट करो, हमने y को सेपरेट कर, आप x को भी कर, आंसर सेम ही आना। अब इस y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इससे पहली वाली इक्वेशन, मतलब जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाली है उसको छोड़ के दूसरी वाले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्लियर है। तो चलो, तो पुट दिस वैल्यू इन
देखो मैं तो अभी ये समझा रहा हूँ, तुम बेटे ये तीर कमान मत चलाना वहाँ पे, तुम डायरेक्ट ये चीज़ लिख के आना। वो तो हम आपको समझा रहे हैं ना, आप पूरे आर्ट बना के नहीं आएंगे, फिर तुम ऐसे बना दो तो पूरा दिल्ली बन जाए। चलो अब ये वाली इक्वेशन लो, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। y को किससे सब्सिट्यूट करना है? इससे। तो कुछ नहीं करना, 2x ऐसे ही लिख दो, माइनस ऐसे ही लगा दो, 3 ऐसे ही लिख दो, केवल y को करना था ना, केवल y को। तो y को जगह x माइनस 7 अपॉन, मैंने बोला केवल y को सब्सिट्यूट करना है, बाकी सब ऐसे ही लिख दो। ठीक है सर। अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 से 3, इतना तो यार हम लोगों को आता है। चलो जी 2x, अब माइनस के अंदर क्या होगी? एंट्री, तो माइनस का x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का क्या चमका? 2x में से x गया, x प्लस 7 इक्वल्स टू 4। अब 7 उस तरफ जाएगा तो 4 माइनस 7 कितना आया? तो x का आंसर कितना निकल के आया जी? अभी x निकल गया, y भी निकालें। अब इस x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, या यहाँ पे पुट कर दो, आंसर एक ही आएगा। तो कहीं पर भी पुट कर सकते हो। मैथ्स इसीलिए सिंपल है कि कहीं भी पुट कर दो भैया, इक्वेशन तो सब आपस में रिलेटेड है तो आंसर सेम आएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दूँ तो y निकल के आ जाएगा। या आप बताओ यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, आंसर एक क्या ना, बताओ कहाँ पुट करो, आप बताओ। दूसरी इक्वेशन, चलो यहाँ पुट करते। चलो इन्होंने कहा दूसरी इक्वेशन में, तो x की जगह क्या पुट कर दो? -3, तो रखो भी x की जगह -3, बाकी सब ऐसे ही लिख दो। अंजलि इस चीज़ को समझो, मैंने बोला x को हटाओ और -3 लिख दो, बाकी सब ऐसे ही लिख देना, बाकी कोई छेड़खानी नहीं किसी से। तो अब ये -3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? बताओ भैया, कोई डाउट? अच्छा 7 + 3 10। अब हमको निकालना है y, तो -3 का क्या होगा? तो 10 अपॉन, तो x भी निकल के आ गया, क्या प्लस से कहाँ है? अच्छा, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। तो अब इस माइनस को ऊपर लगा दो या नीचे लगा दो, क्लियर है? x भी निकल गया, अगर y भी। अब एक बात समझो, अगर हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करते तो इसके कोऑर्डिनेट निकल के आए x की -3 और y का। अब समझना, ये वैल्यू ग्राफ में ढूंढना कितना मुश्किल होगा ना। यस और सबके चश्मे लग जाएंगे, जूम कब तक करोगे? पेपर है ना, वो स्क्रीन थोड़ी ना है। तो ये निकल के आ गया आंसर, क्या? x का आंसर आ गया जी -3 और y का जी आ गया। अब सबसे बड़ी बात है कि सर हम चेक कैसे करें? तो ये x और y की वैल्यू यहाँ पुट करो, 4 मिलेगा, यहाँ पुट करो 7 मिलेगा। चलो हम लोग चेक भी करके देख लेते हैं। चलो जी चेक करते हैं, तो आ जाओ। 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू क्या है जी? 4। तो LHS को रखते हैं। 2x की वैल्यू क्या है जी? -3, -3y की वैल्यू क्या है? -10 अपॉन, ये कैंसिल हो गया, 2 3 जा माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का 10, आंसर कितना आया? 4 आ गया इसके बराबर। लेकिन अभी भी हमारा आंसर गलत हो सकता है। कैसे? हम यहाँ पर भी रख के देखें और 7 आना चाहिए, दोनों में LHS बराबर RHS आना चाहिए, दोनों में, एक में नहीं दोनों में। तो दूसरे में भी हम रख के देखेंगे। तो चलिए आ जाइए। चलो जी, x की जगह -3, y की जगह -10 अपॉन 3, तो -3 माइनस प्लस का 10 आ गया 7। तो हमारा आंसर एकदम ठीक निकल के आया। इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। होता क्या है कि दो मेथड हम लोग पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। अगर बोर्ड में कहता है कि सॉल्व करो तो किसी से भी सॉल्व कर देना, बट अगर वो एम्फेसाइज करता है कि यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, तो आपको फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों मेथड आपको आने चाहिए। तो 3.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड है केवल, बट हमेशा आपको इक्वेशंस नहीं मिलेंगे, आपको लैंग्वेज मिलेगी। तो देन यू हैव टू मेक इक्वेशन, फिर उसको सॉल्व करो। तो इसमें कोई डाउट बताओ, क्या डाउट है? तो इसको लिखो, समझो। पहले हम लोगों ने 3.2 वो सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले के इंट्रो पार्ट किया था, कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जांपल्स हैं 2-3, उनको देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। कह रहे आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब हैं पिताजी होंगे भैया, अपने बेटी से कह रहे हैं कि 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स ऑफ योर एज, मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था। मतलब बच्चे और यहाँ पे बेटी आपस में एक मैथ्स को लेके इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में खेल रहे हैं, ऐसा समझ सकते हैं। फिर वो कहते हैं 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद
आई सेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मतलब मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा। तो बताओ आफ्ताब की एज क्या है, उनकी बेटी की एज क्या है। एग्जाम्पल में बोला गया है कि ग्राफिकली भी बताओ और एल्जेब्रिकली भी बताओ। ग्राफिकली मतलब ग्राफ बना के बताओ, एल्जेब्रिकली मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके। और उसमें लिखा भी है, आप जब देखेंगे तो इजंट इट इंटरेस्टिंग, मतलब लिखा है क्या ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, उसमें लिखा हुआ पढ़ लेगा। तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब आफ्ताब की भी इसमें एज बतानी है, तो लेट एज ऑफ आफ्ताब x years, let the age of his daughter मैंने y, अब समझना 7 years ago, 7 साल पहले की बात करते हैं। 7 years ago, 7 साल पहले। अगर मैं अपनी एज की बात करूं या आपके एज की ये बात करूं, 7 साल पहले, तो हम हर किसी की एज 7 साल कम हो जाएगी, यस और नो। तो 7 years ago अगर मैं बोलूँ कि आफ्ताब की एज क्या होगी, तो आप कहेंगे सर x - 7 years। उनके डॉटर की एज वो भी y - 7 होगी, यस और नो। आफ्ताब की एज या डॉटर की दोनों में 7 कम होगा। फिर कह रहे 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम्स, मतलब उनके जो पिताजी की एज है वो डॉटर से 7 टाइम्स क्या ज़्यादा थी। किसकी एज? पिताजी की। और टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 7 मतलब 7 से मल्टीप्लाई। समझना, पिताजी की एज है x - 7, डॉटर की एज है y - 7। ये पिताजी है, ये डॉटर है। कन्फर्म है कि साइन ये वाला आएगा कि पिताजी की एज हमेशा डॉटर से ज़्यादा होगी। बट ये साइन को बोलते हैं इन इक्वल का साइन। इससे ऐसे साइन को बोलते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर। इन इक्वलिटीज़ इनको बोलते हैं इन IES। मतलब ये आपस जो इन इक्वल का अपोजिट होता है इन इक्वल, जो आपस में इक्वल नहीं है। तो यार ये साइन तो भैया हमने पढ़े नहीं है, यस और नो। तो अब पक्की बात है साइन तो यार हमको यही पढ़ना पड़ेगा बराबर, यस और नो। तो ये कैसे पॉसिबल है कि पिताजी की एज और बेटी की एज आपस में इक्वल है? भैया ये क्या है? तो पिताजी हैं वो, तो पिताजी जो है वो भैया बेटी के एज से 7 टाइम ज़्यादा है। बड़ा कौन है? पिताजी। अब बीच में साइन लगा दिए बराबर का, तो 7 का मल्टीप्लाई बेटी की एज में होगा, तभी तो बात बराबर बैठेगी, यस। और तभी तो इसमें बोला गया कि देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों? हम बेटी की एज को पिता की एज के बराबर करते हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्यों? तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर 11th क्लास में होते तो हम लोग लेस देन ग्रेटर देन के सॉल्व करना सीखते हैं, नहीं भी तो बस सॉल्व करते हैं। x - 7, 7 by 7, 7 49, ये इस तरह पाएगा। x - 7 by -7 उधर जाएगा, प्लस का 2 तो माइनस का 40। अब ये तो पढ़ लिखे हो यार, प्लस 7 गया 49 में से 7 गया तो माइनस का 40। अगली कंडीशन क्या कह रहे हैं? 3 years from now। अब से 3 साल बाद, तो अब आफ्ताब की एज क्या होगी? x + 3, बस यही पे आगे। और बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, डॉटर की एज भी y + 3। अब समझना, अब एक बच्चा बोलेगा 3 साल बाद सर आपने 3 ऐड किया, सर 3 इसमें ऐड करना था, आपने इसमें क्यों ऐड किया? मतलब 7 साल पहले उनकी एज ये थी, 3 साल बाद उनकी इसमें 3 ऐड करना था ना। अब सुनो, जब कभी किसी भी क्वेश्चन में कोई कंडीशन गिवन होती है तो वो हमेशा जो गिवन हमने ऐड किया उसी के साथ होता है। 7 माइनस होगा तो भी इसी में, ऐड होगा तो भी इसी में। बच्चे कंफ्यूज होते क्या कि उन्होंने कहा कि 7 साल पहले ये, तो 3 साल बाद तो इसमें 3 ऐड कर देते। नहीं जी, जो भी क्वेश्चन होता है उसकी जो कंडीशन होती है, जो लैड किया उसको लेके, ठीक है। जैसे तो अब सुनो, अब पिताजी की एज भैया x + 3 है, बेटी की एज y + 3 है। कभी बराबर तो हो नहीं सकती, बट हमको बराबरी वाला पढ़ना है। तो पिताजी कह रहे हैं हम तो 3 गुना बड़े थे, 3 टाइम, तो 3 टाइम। अरे 3 का मल्टीप्लाई दोनों होगा, मैं इसलिए ब्रैकेट का यूज़ कर रहा हूँ। तो बस x + 3, 3 3 का 9, तो ये x - 9 से 3 गया। अब ग्राफिकली ग्राफ खुद से बनाना, मैंने इनको पढ़ना सारा बताया। एल्जेब्रिकली सॉल्व करते मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्या मेथड था? इसमें से या इसमें से x की वैल्यू एक तरफ करो, बाकी सब एक तरफ। तो मैं यहाँ से करता हूँ, x क्या आएगा निकल यहाँ पे 3y + 6 आएगा ना, तो ये वैल्यू पुट कर दो इन
इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पुट कर दो एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो एक्स की जगह चलो पुट करो 3y + 6 और माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 3y और माइनस 7y माइनस का प्लस का 6 हो जाएगा, किसका हो जाएगा जी? तो माइनस का 4y और माइनस का 40 4 से डिवाइड किया तो y कितना आ गया जी? 12 साल। मतलब की बेटी एज कितनी हो गई जी? 12 साल। अब y की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तो 12 3 जा 36 और 6 ऐड करो 42। कितना आ गया जी? पिताजी की एज कितनी आ गई? 42 और बेटी की एज कितनी आ गई? 12। क्या चलता? अब चेक भी कर सकते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। देखो कह रहे 7 साल पहले, 7 साल पहले, तो बेटी में से 7 माइनस करो कितना होगा? 5 और पिताजी में से 35। तो देखो 7 10 बड़ा है, 5 7 35, ठीक है। ये कंडीशन है 3 साल बाद, तो 12 में 3 जोड़ा 15, 42 में 3 जोड़ा 45। देखो 3 टाइम्स बड़ा है, तो चेक भी कर लिया हमारा आंसर सही है। तो डाउट हो तो बताइए। देखो इसको आलो बेटा पढ़ा करो यार। देखो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छे से गलत करके आते हैं। कह रहे हैं कि 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर्स की जो प्राइस है वो 9 रुपीज है। एक और कंडीशन 4 पेंसिल लेते हो, अगर 6 इरेजर लेते हो तो 8 है। सही क्वेश्चन लिखा ना मैंने, देख लेना एक बार। कोई बच्चा सबकी बुक्स बंद, कोई बात नहीं, ठीक है चलो छोड़ो, सही होगा। तो आपसे कह रहे हैं कि एक पेंसिल और एक इरेजर की प्राइस बताओ, ठीक है। लेट प्राइस वहाँ पे 18 है, देखो प्राइस ऑफ 1 पेंसिल यार तुम लोग शांत हो रही है बस। x रुपीज और प्राइस ऑफ 1 इरेजर भाई, ठीक है। समझ ना, एक पेंसिल का x रुपीज की है तो 2 पेंसिल कितना भी हो 2x, 3 इरेजर 3y और कितना दिया गया 9। ऐसे इसका 4x। अब समझना, अब बोला गया कि x और y की वैल्यू फाइंड करो। अब अगर समझिए यार, तो चलो हम लोग गलत करते हैं, हम लोग इससे गलत करते हैं, कैसे बच्चे गलत करके आएंगे उसको देखते हैं। तो कोई सी भी एक इक्वेशन को कंसीडर करो। चलो मैं फर्स्ट से x की वैल्यू को एक तरफ करता हूँ, y को इस तरफ। तो 2x यहीं पर होगा, 3y इस तरफ चला, x बराबर क्या होगा? 9 - 3y अपॉन। अब ये वैल्यू उठा के सेकंड इक्वेशन में पुट करो। तो चलो जी 4 है और x की वैल्यू 9 - 3y अपॉन 2 प्लस का 6y इक्वल उसे कैंसिल हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 18 माइनस का 6y प्लस का 6y इक्वल टू 18 बराबर 18। वाह, इतनी नई बात प्रूव कर दी हमने, 18 इज इक्वल टू 18। ये तो पता ही था, 18 के बराबर। कहाँ पेंसिल को लेके चले थे 18 पे अगर होते, क्यों सर ऐसा हो रहा है? तो ये तो गलती मत करके आना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखो 2 2 जा 3 3 जा 9 2 जा, ये दोनों इक्वेशन एक ही तो है यार, ऐसा कि दोनों इक्वेशन एक ही है। जब x और y की वैल्यू निकालनी है, अननोन वैल्यू 2 है, तो इक्वेशन भी 2 होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये, अरे भैया है तो एक ही बात। यदि एक का आंसर 4 आ रहा है, हमारा 5 - 1 आ रहा है, तो सर ये हमारा गलत हो गया यार, तुम्हारा सही है, ऐसे थोड़ी ना होगा। ये दोनों एक ही बात है। तो अब सर बोर्ड में हम कैसे करते हैं? बोर्ड में मैंने आपको बताया था, इंटर पार्ट में फिर से करता हूँ, डिस्टर्ब मिल जाएगा। तो जब कभी भी आप सब्स्टिट्यूशन या आगे हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन सॉल्व करते हैं, तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 चेक करते हैं। तो a1/a2 2/4 1/2 b1/b2 3/6 1/2 c1/c2 माइनस का 9 और माइनस का 1/2। अभी बच्चा बोलेगा माइनस क्या है यार, 9 इधर आएगा ना, तो तीनों क्या हो गए a1/a2 b1/b2 और ये c1/, ये तीनों हमारे क्या है जी बराबर है। अगर ये बराबर आ गए तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी। अगर मैनी सॉल्यूशन है मतलब x और y की कोई भी ऐसी यूनिक वैल्यू नहीं है
कोई भी ऐसी, तो यहाँ पुट करें तो 9 आता है, यहाँ पुट करें तो 8, मतलब कोई x और y की ऐसी वैल्यू नहीं है, तो इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब आप क्या, अब कोई भी एक उनको दिखा के आ जाओ, उनका लेट x की वैल्यू बने, मतलब पेंसिल 1 रुपए की है, तो यहाँ पुट कर दो यार, x की जगह 1 पुट कर दो, 2 × 1 + 3y = 9, तो 9 से 2 गया, ये कितना बचा 7, तो y कितना हो गया 7/3, फिर इरेजर इतना हो जाएगा। बट ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। यहाँ पे पेंसिल का और इरेजर का कोई फिक्स प्राइस नहीं हो सकता, बार्गेनिंग वाली दुकान पे हम चलेंगे, ये आप समझ सकते। आप भाई साहब ये लिख के आएंगे, टीचर इसको देखेगा आपका, क्या बच्चों को ये नॉलेज, आप लिखेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, क्या चल रहा लिख लो भैया, छोड़ना है। देखो ये दो इक्वेशन गिवन, तो कह रहे हैं ये दो ट्रेन की इक्वेशन है, मतलब कैसे, देखो ये लीनियर इक्वेशन है, मतलब इसका ग्राफ कुछ सीधा होगा, इसका भी ग्राफ सीधा होगा, और ट्रेन हमेशा सीधे डायरेक्शन नहीं जाती, तो ये कह रहे मान लो ये ट्रेन 1 की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ट्रेन 2, ठीक है। तो कह रहे बताओ क्या ये दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, क्रॉस करना है इनका इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब कंसिस्टेंट होना चाहिए। चेक करते हैं कंसिस्टेंट है या नहीं। चलो A1/A2 1/2 B1/B2 2/4 मतलब 1/2 और C1/C2 माइनस का 12 माइनस का। तो देखो A1/A2 B1/U डज नॉट इक्वल C1/C2, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो ट्रेन आपस में क्या पैरेलल है, क्या है जी, तो ये कभी भी इंटरसेक्ट है, कभी भी क्रॉस नहीं करें। क्लियर है। ये जो इक्वेशन है ये कैसे ट्रेन की मतलब रिप्रेजेंट करें समझो, क्योंकि इनका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा और ट्रेन का हमेशा स्ट्रेट होगा। ठीक है, तो समझ लेना क्वेश्चन। एंजॉय।